हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे मौर्य उत्तर काल पोस्ट मौर्यन पीरियड से जुड़े हुए टॉप 35 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य पीरियड के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड की शुरुआत होती है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का उदय देखते हैं, जिसमें हम शुंग वंश का, सातवाहन वंश का, कलिंग में चेदी वंश का, इन विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का और साथ ही कुछ विदेशी शक्तियों का भी भारत में प्रवेश देखने को मिलता है, जिसमें कि हम देखते हैं हिंद यमन शासकों का, पर्थियंस का, शक और कुषाणों का। तो इन विभिन्न जो क्षेत्रीय राजवंश हैं और साथ ही जो विदेशी राजवंश हैं, इनसे संबंधित आयोग के द्वारा जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इस सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। तो आज की सीरीज़ में, चूंकि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस इस चैप्टर से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, जैसा कि हम क्वेश्चन साथ में, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते हुए चलेगा और साथ ही आप यहाँ पे राइट हैंड साइड ये भी देखते हुए चलेगा कि ये क्वेश्चंस किस आयोग के द्वारा और किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। ठीक है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन राजवंश, जिसकी स्थापना देखिए सिमुक के द्वारा 60वीं ईसा पूर्व में किया गया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा। ठीक है, और अगर बात करें चालुक्यों की, तो चालुक्य जो था वो 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 6वें पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। पल्लव की बात करें तो फ्रेंड, पल्लव की स्थापना की गई थी 3री शताब्दी में। किसके द्वारा? पल्लव के सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव राजवंश की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटों का जो समय देखें, लगभग 752 ईस्वी के समय इसकी स्थापना किया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। तो इस तरह देखा जाए, जो सातवाहन जो हैं, जो कि 60वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय है सातवाहनों का, सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ? जो सबसे पुराना राजवंश है कौन सा है? सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? ठीक है, सातवाहन युग में नगर कौन सा प्रसिद्ध था? चिरद, तगर, श्रृंगवेरपुर, शाहगोरा। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या है इसका? जो तगर है, तगर नामक जो नगर था, ये सातवाहन युग में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और देखा जाए तो यह अंतर्वर्ती व्यापार का मार्ग हुआ करता था तगर, इसी कारण ये काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए IAS प्री में आया था, 1992 में ये क्वेश्चन आया था। शाहगोरा के बारे में हमने पढ़ाई था। शाहगोरा से हमें मौर्यकालीन ताम्रपत्र पे जो अभिलेख मिले थे, शाहगोरा जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में था, इसके बारे में हमने अपने लास्ट सीरीज़ में भी डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ होता है? ठीक है, कुलिक निगमों का क्या अर्थ होता है? दंडाधिकारी, श्रेणियाँ, जिला प्रमुख, गांव का मुखिया। तो देखिए, जो सातवाहन काल में जो कुलिक होते थे, उनका मतलब होता था, कुलिक का श्रेणियों से तात्पर्य था। श्रेणियाँ यानी कि जो व्यवसाय किया करते थे, जो व्यावसायिक वर्ग थे, उनकी विभिन्न श्रेणियाँ हुआ करती थी। ठीक है, उन्हीं इन विभिन्न व्यावसायिक वर्गों की जो श्रेणियाँ हुआ करती थी या फिर जो समूह हुआ करते थे, उन्हीं को श्रेणियाँ कहा जाता था। और इन श्रेणियों का जो प्रमुख हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। ठीक है, उसको श्रेष्ठिन क्या कहा जाता। तो यानी कि जो विभिन्न व्यावसायिक वर्गों का जो समूह हुआ करता था, उसी को क्या श्रेणियाँ कहा जाता था, और इनका प्रमुख कौन होता था? श्रेष्ठिन होता था। तो कुलिक क्या हो गया? कुलिक निगमों का अर्थ हो गया श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ठीक है, सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। तो बताइए मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? सबसे प्रभावशाली जो राजवंश था वो कौन सा था? सातवाहन था, जिसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक के द्वारा। ये महाराष्ट्र और विदर्भ वाले क्षेत्र में सातवाहन थे और सातवाहनों को उत्तर दक्षिण भारत की कड़ी के रूप में देखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पे थी? अमरावती, नांदेड़, नाल दुर्ग में या फिर दुर्ग में। तो बताइए आंसर क्या है हमारा? जो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी अमरावती में। ठीक है, अमरावती सातवाहनों की राजधानी थी। और इसके बाद देखा जाए तो चूंकि प्रारंभिक राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पे थी, बाद में इनका कालांतर में अमरावती राजधानी बन जाती है। ठीक है, तो अमरावती जो थी वो सातवाहनों की क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑलरेडी हमने बताया, तो डायरेक्ट आंसर पे ही चल जाते हैं। सिमुक के द्वारा
60वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? देखिए, प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, शकल अथवा श्यालकोट या फिर पाटलिपुत्र। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था ये यूपी लोअर में आया था, 2008 में आया था। तो बताइए सातवाहनों की राजधानी क्या थी? सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। जैसा कि अभी आपने अमरावती देखा और हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो प्रारंभिक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठन के भी नाम से जानते थे। ठीक है, पैठन के नाम से जानते थे, और ये आपका गोदावरी नदी के तट पे थी। तो अगर पूछे कि सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो वो प्रतिष्ठान थी, और कालांतर में वो अमरावती बन जाती है। ठीक है, सातवाहनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर धान्यकटक का प्रतिनिधि था। ठीक है, धान्य जो अभी आप यहाँ पे देखिए कुछ नगरों के नाम दिए हैं, और वो पूछा है कि वो कौन सा नगर है जो धान्यकटक का प्रतिनिधि कर रहा है या प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो बताइए, प्राचीन नगर धान्यकटक का प्रतिनिधि है अमरावती, नागार्जुनकोंडा, सनित्य, तेर। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो गया, ये हमारा हो गया अमरावती। ठीक है, अमरावती जो है वो धान्यकटक का प्रतिनिधित्व करता है, और धान्यकटक को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका धान्यकट हो गया या फिर धरड़ी कोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। और इसके बारे में चूंकि ये प्रश्न आने का लॉजिक इसलिए था कि ये जो धान्यकटक नगर था ये सातवाहनों के काल में ये हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, हिंदू संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? धान्यकटक। ठीक है, धान्यकटक सातवाहन के काल में, और ये कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में था। ठीक है, वर्तमान में ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? अमरावती का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि किस राजा के जो नाम थे, किस शासनकाल में या किस शासकों के जो नाम थे वो अपने माता के नामों से लक्षित होते थे, या फिर उनके माता के नाम उनके नाम से जोड़े जाते थे। तो ये किस राजकुल के या किस राजवंश के शासक थे? शुंग वंश के, सातवाहन वंश के, महातेगवाहन के, या फिर कर्ण वंश के? तो बताइए आंसर क्या है आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। तो देखा जाए जो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके जो नाम थे वो मातृ नामों से लक्षित हुआ करते थे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गए, आपके वशिष्ठ पुत्र पुलमामी हो गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे, और इन्हीं के नामों के आगे क्या लगता था? माता के नाम। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हमने बताया, वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, तो ये सब शासक थे। चूँकि अगर बात करें तो मात्र ये जो हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा ये नहीं था कि इनकी माताओं का शासन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोल होता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ नाम के ये होते थे कि इनकी माताओं का सिर्फ नाम लगा दिया जाता था। शासन में देखा जाए तो शासन जो था ना पितृसत्तात्मकता ही था, यानी कि जो पुरुष वर्ग था उसी का ज़्यादा आधिपत्य चलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? ठीक है, शीशे के सिक्के किसने चलाए? नंद ने, मौर्य ने, पश्चिमी क्षत्रप ने, सातवाहनों ने? तो जल्दी से बताएं हमारा आंसर क्या है, किसके द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए? तो ये जो शीशे के सिक्के चलाए गए थे फ्रेंड, ये चलाए गए थे सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, इन्होंने बड़े पैमाने पे शीशे के सिक्के चलाए। इसी के साथ देखा जाए तो पोतीन के भी सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए, तांबे के सिक्के चलाए इन्होंने, है ना, तांबे, कांसे, पोतीन, इन सब के भी सिक्के चलाए। और चूंकि शीशे के भी सिक्के चलाने की शुरुआत इन्होंने सातवाहनों ने किया था। मौर्य के बारे में आपने ऑलरेडी देखा, यहाँ पे पंचमार्क सिक्के चलते थे जो कि मूलतः चांदी के बने हुआ करते थे। ठीक है, पंचमार्क जिसे हम क्या कसालपट सिक्कों के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भूमिदान यानी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किन शासकों के द्वारा वेतन के रूप में या फिर दान के रूप में भूमि दान देने की शुरुआत किया गया था। आप इस तरह से भी आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि किन शासकों के द्वारा। तो भूमि दान का जो प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, गुप्तों के? तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है? सातवाहनों के। फ्रेंड, भूमि दान की जो प्रथा की शुरुआत किया गया था वो सातवाहनों के द्वारा शुरू की गई थी। बात करें कि किस अभिलेख से हमें भूमि दान के साक्ष्यों के बारे में पता चलता है, तो उसका नाम है नानाघाट। नानाघाट अभिलेख से हमें भूमि दान लेने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि जो भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो नानाघाट है। और ये नानाघाट जो अभिलेख था ये सतकर्णी प्रथम की जो रानी थी नागानिका, उन्हीं के द्वारा
इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया था और इसी अभिलेख के द्वारा उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों और बुद्धों को भूमि दान देने के बारे में इस अभिलेख में उन्होंने जो बातें उत्कीर्ण करवाई थी किसके द्वारा, आपके सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी या फिर रानी थी जिनका नाम था नागानिका। नागानिका का नाना घाट अभिलेख से हमें भूमि दान के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणों एवं बुद्धों को भूमि दान आरंभ किसने किया। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सुंगों ने, सातवाहन ने, वाकटक ने, गुप्त ने। तो ब्राह्मणों एवं बुद्धों को जो भूमि दान देने का आरंभ किया था वो किया था सातवाहनों के द्वारा, यानी कि सातवाहनों के द्वारा सबसे पहली बार ब्राह्मणों और बुद्धों को जो भूमि दान देने की प्रथा शुरू की गई थी किसके द्वारा, सातवाहनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे आंध्र सातवाहन, कंफ्यूज मत होइएगा, पुराणों में चूंकि सातवाहनों को ही आंध्र कहा गया है इसीलिए इनको आंध्र सातवाहन भी हम कह के पुकारते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि सातवाहन अलग थे, आंध्र सातवाहन अलग थे, नहीं, चूंकि सातवाहन और आंध्र सातवाहन दोनों एक ही हैं। चूंकि आपका सातवाहनों को पुराणों में आंध्र कहा गया है इसीलिए यहाँ पे आंध्र सातवाहन लिखा गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे लंबी सूची हमें किस पुराण में मिलती है, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स साथ में आप यहाँ देखते हुए चल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चंस कब किए गए, कैसे किए गए, किस आयोग के द्वारा। ठीक है, तो देखा जाए जो हमें आंध्र सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची मिलती है वो हमें मिलती है मत्स्य पुराण से। ठीक है, तो इस पुराण से हमें देखा जाए तो कुल 30 राजाओं की हमें सूचियाँ मिलती हैं, आपके सातवाहन शासकों की सूचियाँ मिलती हैं। किससे, हमें मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन राजाओं के बारे में, विषय में पता चलता है कि कौन से, इनके क्रमों के बारे में पता चलता है कि कौन सा शासक पहले आया, उनके समय के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके द्वारा जो विभिन्न योगदान दिए गए उन सारे विषयों के बारे में हमें मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। बात करें वायु पुराण से, तो वायु पुराण से बात करें तो यहाँ पे हमें गुप्त शासकों के बारे में पता चलता है। ठीक है, गुप्त शासकों के नामावलियों के बारे में पता चलता है, गुप्त शासन। और विष्णु पुराण से अगर पूछा जाए कि किन शासकों के बारे में पता चलता है तो मौर्य शासकों के बारे में हमें विष्णु पुराण से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। देखिए सातवाहन के नाना घाट अभिलेख आ गए ना, किसके द्वारा, सातकर्णी प्रथम की रानी, क्या नाम था, नागानिका। ठीक है, नागानिका के द्वारा उन्हीं का एक नाना घाट अभिलेख था और इसी से हमें क्या पता चल रहा था, भूमि अनुदान के बारे में। तो देखा जाए तो सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में अंकित सूचना को सुनिश्चित कीजिए, तो क्या है ये, एक शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। चूँकि हम देखते हैं कि फ्रेंड शकों का और सातवाहनों का जो मालवा वाले क्षेत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से संघर्ष चल रहा होता है, लेकिन हमें नाना घाट अभिलेख में इस बारे में नहीं पता चलता है, तो यहाँ से हटा दीजिए। यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है, नहीं, करेक्ट, इनकरेक्ट है ये। यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना देता है। फ्रेंड कहीं से भी हमें इनकी नौसेना की शक्तियों के बारे में कहीं भी नहीं पता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है, बिल्कुल सही बात है, किसके बारे में, ठीक है, नागानिका। ठीक है, नागानिका के बारे में राजमाता की जो है वो सूचना देता है, कौन देता है, सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख। और साथ ही साथ हमें और किस बात की सूचना देता है, भूमि अनुदान की सूचना देता है, किसको, ब्राह्मणों और बुद्धों को जो भूमि अनुदान दिया गया था उसकी सूचना हमें नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया। फ्रेंड जो हमारे सिक्के होते हैं उस पर जो तिथियां लिखने का प्रारंभ किस शासक के द्वारा किया गया, रुद्रदामन के द्वारा, रुद्र सिंह के द्वारा, रुद्रसेन प्रथम के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या है कि भारत में तिथियुक्त सिक्कों का प्रारंभ रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। रुद्रदामन जो कि एक शक शासक थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में तिथि युक्त सिक्कों का क्या किया था, प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा उस पर लिखी थी, संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा का बड़ा इन्होंने बढ़ावा दिया था, इनके अभिलेख भी संस्कृत भाषा में ही थे। तो इन्होंने प्रथम जो सिक्कों का प्रारंभ किया था, तिथि युक्त सिक्कों का, किसने, रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित है। फ्रेंड यहाँ पे कुषाण है, कुषाण आते हैं कौन से, सबसे लास्ट में आते हैं कुषाण, पहले आपका हिंद यवन शासक आते हैं, फिर पार्थियन आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। ये सीक्वेंस भी पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो कुषाणों से संबंधित बात किया जाए तो देखा जाए क्या सही है, तो हमें सही उत्तर का चयन करना है और कुषाणों से संबंधित जो भी कुछ यहाँ पे सूचना दिया है उसे हमें देखना है। तो देखा जाए कुषाणों ने, देखिए क्या क्या किया, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, बिल्कुल सही बात है। कुषाणों के द्वारा देखा जाए
तो व्यापक पैमाने पे बहुत ज़्यादा, चूँकि हिंद यमन शासकों के द्वारा स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत की गई थी, लेकिन चूँकि स्वर्ण मुद्रा को निरंतर रूप से और साथ ही व्यापक पैमाने पे जिसने जारी किया था वो किसने किया था? कुषाण शासकों के द्वारा। इनके समय में व्यापार बहुत ज़्यादा, व्यापार का काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होता है मध्य एशिया देशों के साथ, यूरोप के साथ। तो इस समय व्यापार काफ़ी चरम पे रहता है, इसलिए इन्होंने बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा जो है जारी किया था। उन्होंने चीन शासकों के साथ संघर्ष हुआ, बिल्कुल फ्रेंड, इनके जो चीन शासकों के साथ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलते हैं कुषाणों के, ये भी सही है। उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यता अपनाया, ठीक है, शिल्प की गांधार शैली। फ्रेंड, दो शैलियों के बारे में बात किया था, एक गांधार शैली थी, एक मथुरा शैली थी। गांधार शैली जो कि आपकी यूनान की शैली है और साथ ही भारतीय शैली का मिश्रण है। यूनान की शैली कौन थी? हेलेनिस्टिक शैली थी, और भारतीय शैली का मिश्रण कौन है? गांधार शैली। और आपकी मथुरा शैली जो पूर्ण रूप से क्या है? भारतीय थी। तो जो कुषाणों ने जो गांधार शैली को अपनाया और इसी शैली को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया, तो ये भी हमारा सही है। और देखा जाए तो जो गांधार शैली की जो मूर्तियाँ थी ना, चूँकि महात्मा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक मूर्तियाँ जो बनी थी वो गांधार शैली में ही बनी थी, ठीक है। मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी, बिल्कुल कुषाणों के द्वारा जो मथुरा में एक देवकुल की स्थापना किया गया था। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है? मोराकूप, ठीक है, मोराकूप अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि कुषाणों ने मथुरा में एक देवकुल की स्थापना किया था। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि पहला। इनके द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। कुषाणों के चीनी शासकों के साथ लगातार संघर्ष बने रहते थे। इन्होंने गांधार शैली को अपनाया और साथ ही इन्होंने मथुरा में देवकुल की स्थापना किया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया इनके समय में व्यापार काफ़ी ज़्यादा चरम पे था, बहुत ज़्यादा इन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कनिष्ककालीन व्यापार की, वो किस पुस्तक में मिलती है? सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, अवदान शतक, दिव्यावदान। तो बताइए हमें किस पुस्तक से कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी मिलती है? तो हमें ये जानकारी जो मिलती है अवदान शतक से हमें कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। इन दो पुस्तकों की बात करें, सौंदर्यानंद और बुद्ध चरित्र, ये अश्वघोष के द्वारा रचित पुस्तक थी। बुद्ध चरित्र में हमें बुद्ध से जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं उसकी जानकारी मिलती है। सौंदर्यानंद से हमें बुद्ध के एक चचेरे भाई थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बात करें अगर अपने प्रश्नों के अकॉर्डिंग कि कनिष्ककालीन जो व्यापार की जानकारी मिलती है वो अवदान शतक से हमें प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध स्तंभ प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ठीक है, कनिष्क का एक सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा था। देखा जाए तो ये अपने राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष इसने मथुरा से इस प्रतिमा को सारनाथ में स्थापित किया था। चलिए हमने हिंट भी दे दिया कि राज्याभिषेक या राज्यारोहण के तीसरे वर्ष इसने अपने इस प्रतिमा को यानी कि बौद्ध की प्रतिमा को मथुरा से सारनाथ स्थापित किया था। तो ये तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी, 121 ईस्वी। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो गया? 81 ईस्वी। चूँकि तीसरे वर्ष इसका राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था और उसी के तीसरे वर्ष 91 ईस्वी में इसने सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा को इसने क्या किया था? मथुरा से ला करके यहाँ पे स्थापित किया था। चूँकि कनिष्क की जो राजधानी थी फ्रेंड, अगर राजधानी की बात करें तो इसकी दो राजधानी थी, एक पुरुषपुर थी जिसको हम पेशावर के नाम से जानते हैं और दूसरी जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा। ठीक है, तो मथुरा से इसने सारनाथ में ले जा करके क्या किया था? अपना बौद्ध प्रतिमा को स्थापित किया था सारनाथ में। नेक्स्ट है कुषाण कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? अभी जस्ट हमने बात किया जो कुषाण जो शासक था कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 178 BC, 101 AD, 58 BC, 78 AD। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसी समय इसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पे शक संवत जारी किया था। शक संवत, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। शक संवत जारी किसके राज्याभिषेक के अवसर पे किया गया था? कुषाण शासक कनिष्क के, ठीक है, राज्याभिषेक के अवसर पे जो कि 78 ईस्वी में हुआ था और इसी दिन इन्होंने शक संवत जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। ठीक है, तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? उत्तर और उत्तर पश्चिम वाले भारत में जो प्रांत है। इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो जल्दी से आंसर बताइए किसने किया था ये चीज़?
तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? बात करें तो ये कुषाणों के द्वारा जो है तांबे के सिक्के जारी किए थे। चूँकि इनके समय में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होते थे, तो अपने आंतरिक व्यापार के लिए देखा जाए जो इनके घरेलू व्यापार थे उसको नियमित बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था? तांबे के सिक्के जारी किए। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो ये करते थे वहाँ तो स्वर्ण सिक्के, क्योंकि इनके समय में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के भी जारी किए गए थे। ठीक है, चूँकि अगर आप इंडो ग्रीक की बात करें तो हिंद यमन के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन अगर नियमित रूप से पूछे और सर्वाधिक संख्या में जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? कुषाणों के द्वारा। और अपने घरेलू व्यापार के लिए इन्होंने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो किसके द्वारा? कुषाणों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जिसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, ध्यान रखिएगा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जिसके अभिलेख में मिलता है। काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये यूपीपीसीएस प्री में आया था, 1997 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना हमें मिलता है वो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। और किस अभिलेख से? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चूँकि रुद्रदामन गिरनार के क्षेत्र का शासक था और ये शक शासक था, और जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वही क्या है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख है। ठीक है, कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और बात करें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तो वो क्या था? संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख भी था। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा का प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? फ्रेंड, कनिष्क प्रथम के जो दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, उन्हीं में से ये पूछा है कि कौन सा विद्वान नहीं था? अश्वघोष, पार्श्व, विश्वामित्र या फिर विशाखदत्त। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है कि कनिष्क के दरबार में कौन नहीं था? विशाखदत्त। फ्रेंड, विशाखदत्त आप देखें तो ये जिन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जैसे नाटकों का इन्होंने रचना किया था। तो विशाखदत्त जो थे वो गुप्त काल के शासकों के दरबार में रहते हैं, गुप्तकालीन जो थे ये विद्वान थे। बाकी बात करें तो अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र जैसे विद्वान जो थे ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष जिन्होंने देखा जाए, विश्वामित्र जिन्होंने कनिष्क के काल में जो चौथी आपकी बौद्ध संगीति हुई थी जिसकी अध्यक्षता विश्वामित्र ने किया था। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके अश्वघोष। जो कि जो चौथी संगीति हुई थी बौद्ध का, जो कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो आपका देखा कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो ये था। पार्श्व भी थे इन्हीं के दरबार में। और जो इनके राजवैद्य थे चरक देखा जाए, चरक भी इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, जीवक देखा जाए तो जीवक के बारे में हमने बात किया था जो बिंबिसार के दरबार में थे, और चरक जो थे वो आपके कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और नामांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो बताइए, ये पूछ रहा है, यहाँ पे भी कुछ विद्वानों के नाम दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन से विद्वान जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष, विश्वामित्र, कालिदास, कम्बन। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 1 और 2। मतलब कि जो अश्वघोष और जो विश्वामित्र थे ये क्या थे? कनिष्क के समकालीन थे। और जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया कि चूँकि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी जो कि कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी, और वहाँ पे इन्होंने विश्वामित्र ने उस संगीति की अध्यक्षता किया था और अश्वघोष ने उसकी उपाध्यक्षता की थी, तो इसलिए इनके समकालीन हो गए। बात करें कालिदास की, फ्रेंड, कालिदास जो थे वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी उनके राज दरबार में थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। कम्बन जो थे फ्रेंड ये साउथ के थे, इन्होंने रामायण का तमिल वर्जन जो था, रामायण का तमिल भाषा में जिन्होंने अपना ट्रांसलेट किया था कम्बन के द्वारा किया गया था। और 12वीं से 13वीं शताब्दी का समय था जो कम्बन का था। ठीक है, तो जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण का अपना अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? देवपुत्र उपाधि। ठीक है, यानी कि देवताओं से, जो देवी से अपने आप को स्वयं उत्पत्ति का जो सिद्धांत रखते हैं या फिर सोचते हैं जो देवताओं से उत्पन्न स्वयं आपको अपने आप को बताते हैं, वो कौन से राजवंश थे? मौर्य थे, शुंग थे, कुषाण से, शक, क्षत्रप थे। तो देखा जाए जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। कुषाण फ्रेंड स्वयं को देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे और जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कनिष्क ने अपने अभिलेखों में महाराजाधिराज देवपुत्रम की उपाधि धारण किया था। ठीक है, महाराजाधिराज देवपुत्रम किसने? कनिष्क ने अपने अभिलेखों में।
यानी कि वो महाराजाओं का महाराज है और साथ ही साथ वो क्या है, देवी उत्पत्ति से, देवताओं से द्वारा उत्पन्न किया गया है। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे लागू हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, किस कुषाण शासकों के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो बताइए किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? विम कटफिसस के द्वारा, कनिष्क प्रथम में, हुविस, वासुदेव। तो फ्रेंड देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हुविस के सिक्कों पर देखा जाए सर्वाधिक संख्या में देवी देवताओं के अंकन मिलते हैं। इसके सिक्कों पे देखा जाए तो आपके विष्णु के, शिव के, उमा देवी के, इन सारे देवी देवताओं के हमें इनके सिक्कों पर अंकन मिलते हैं। फ्रेंड बात करें विम कटफिसस का, तो ये प्रथम जो कुषाण शासक था जिसने, इसी ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, किसने, अगर प्रश्न आए कि देखिए 2-3 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहली बात तो स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले राजवंश, तो हम तो हिंद यवन शासकों को लगा दिए। फिर पूछेगा सर्वाधिक संख्या में जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। और पूछेगा कुषाणों में सबसे पहले किस शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विम कटफिसस। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे चूंकि हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या था कि सबसे अधिक संख्या में जिसने हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है जिसके सिक्कों पर, वो कौन सा हो गया, हुविश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित हैं? फ्रेंड यहाँ पे पत्तनों के बारे में बात कर रहा है। फ्रेंड जैसा कि हमने एक आपने पढ़ा होगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो कि एक अज्ञात लेखक है, उनके लेखक के बारे में हमें नहीं पता। तो जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है उसमें हमें जो सिंधु नदी है वहाँ के तट से लेकर नीचे कावेरी तक, ठीक है, नीचे दक्षिण तक देखा जाए कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, 24 बंदरगाहों की जानकारी हमें मिलती है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। उसी में चूंकि पूर्वी तट में भी कुछ बंदरगाह थे, कुछ पश्चिमी तट में भी बंदरगाह थे। जो पूर्वी तट के बंदरगाह थे वही यहाँ पे पूछ रहा है कौन थे, कावेरीपट्टनम, कोडके, मुसीरी, टोंडी। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कावेरीपट्टनम और कोडके। कावेरीपट्टनम जिसे फुहड़ के भी नाम से जानते थे, तो ये क्या थे, आपके पूर्वी तट पे थे। मुसीरी, टोंडी ये क्या थे, आपके पश्चिमी तट पे थे। फ्रेंड क्लास में हमने सारे जो तटों के बारे में ना एक एक करके बताया है ना, कौन से पूर्वी तट पे, कौन से पश्चिमी तट पे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये जो समय था, ये जो दौर था ना, यहाँ पे व्यापार बहुत बड़े स्तर पे होता था। ठीक है, व्यापार जिसमें सबसे ज़्यादा काली मिर्च का व्यापार किया जाता था। ठीक है, और इसी सब कारणों से बहुत ज़्यादा सोने आते हैं। और यही सब रीज़न है कि आपको पता चलेगा जब क्लास करोगे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने का कारण क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग, ठीक है, सिल्क रोड किसने आरंभ किया था? ठीक है, सिल्क रोड जो था या सिल्क मार्ग जो था, जो सिल्क रूट है, वो देखा जाए तो मध्य एशिया से गुजरने वाला एक मार्ग था जो कि आपका चीन को यहाँ से यूरोप से जोड़ता था। ठीक है, चीन को आपका मध्य एशिया से देखा जाए तो जो चीन को क्या करता था, रोमन साम्राज्य से, ठीक है, रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग से जोड़ता था चीन को। और इसको जो कि भारतीयों के लिए जिसने आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, फाहियान ने। तो देखा जाए ये उत्तराखंड आरओ 2016 में क्वेश्चन आया था। तो जो भारतीयों के लिए सिल्क रोड आरंभ किया था वो क्या था, कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए सिल्क रोड का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ठीक है, किसकी फैली थी, गुप्त वंश की, मौर्य वंश की, कुषाण वंश की, या उपयुक्त में से किसी की नहीं? तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा जो भारत से बाहर तक फैली हुई थी वो कुषाण वंश की जो सीमाएं थी वो भारत से बाहर तक फैली। बात करें इनकी सीमाओं की तो देखा जाए ये उत्तर में चीन के तूफान और आपका कश्मीर से लेकर के दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में जो दक्षिण में जो विंध्य पर्वत वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है, चीन के तूफान क्षेत्र और आपका कश्मीर वाला क्षेत्र। और दक्षिण में क्या था, देखिए यहाँ पे उत्तर और दक्षिण देख लीजिए तो चीन में यहाँ पे तूफान वाला क्षेत्र, चीन का तूफान और आपका कश्मीर, और दक्षिण की बात करें तो विंध्य क्षेत्र वाला ये सारा आपका मथुरा और मालवा पूरा ये सारे क्षेत्र। और यहाँ पे अगर आप पूर्व की बात करें तो पूर्व जो मगध वाला पूरा क्षेत्र था, जैसे आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र कुषाण शासकों के अंतर्गत था। और साथ ही यहाँ पे अगर बात करें पश्चिमी में तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, उत्तरी अफगानिस्तान, ये सारे जो थे ये आपके कुषाण वंश के अधीन आते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बृहद क्षेत्र था इनका, काफ़ी बृहद, इनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरीके से हम देखें तो जो साम्राज्य की जो सीमाएं थी जिनकी भारत के बाहर भी थी वो किनकी थी, कुषाण वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? चूंकि नियमित रूप से हमने ऑलरेडी बार बार मैं आपको ये चीज़ बताती हुई चल रही है, तो बताइए नियमित रूप से किसने सोने के सिक्के चलाए? सातवाहनों ने, शकों ने, कुषाणों ने, पार्थियन ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों ने क्या किया था? नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। सातवाहनों के द्वारा देखा जाए तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहनों के द्वारा। और नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने द्वारा चलाए गए? कुषाणों के द्वारा। सबसे पहला कौन सा शासक था जिसने, कुषाण शासक था जिससे सोने के सिक्के जारी किए? विमकटफीसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए कुषाण शासकों को अन्य किन नामों से जाना जाता है? यूची, हिंदवन, मगदुनियाई, पल्लव। फ्रेंड देखिए एलिमिनेशन मेथड देखा करिए। देखिए हिंद यवन तो जाना ही नहीं जाएगा क्योंकि हम तो देख रहे हैं हिंद यवन सबसे पहले भारत में आक्रमण करते हैं। मगदुनियाई जो थे, मैसेडोनिया, ये भी नहीं जाना, पल्लव भी नहीं जाना जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा? यूची। फ्रेंड बात करें ये जो यूची कबीलाएँ थे ये चीन के पश्चिम उत्तर सीमा पे रहा करते थे यूची कबीलाएँ। और ये जो यूची कबीलाएँ थे ये यायावार जनजातियाँ थी। ठीक है, यायावार, एक यायावार जनजातियाँ थी जो कि एक लड़ाकू जनजातियाँ जानी जाती थी, यायावार। ठीक है, लड़ाकू जनजातियाँ थी। और यूची जनजातियों के एक अन्य नाम से जानते हैं जिनका नाम था तोखरी। तोखरी नाम से जानते हैं, इनका एक अन्य नाम था तोखरी। और इन्हीं बात करेंगे चूँकि चीन के आपके पश्चिमोत्तर वाले प्रांत में रहा करते थे और चूँकि कबीले थे और इनकी आदत क्या थी, ये जो कबीले होते हैं वो जनरली दूसरे कबीले पे अटैक करते हैं। तो चीन का ही पश्चिमोत्तर प्रांत में एक दूसरा कबीला था जिनका नाम था हिंगनू। ठीक है, हिंगनू। हिंगनू कबीले के द्वारा यूची कबीलाए पे आक्रमण कर दिया गया और जिसकी वजह से यूची कबीलाए को वो क्षेत्र जो है छोड़ करके भागना पड़ा और फिर वो पश्चिम की तरफ भागते हैं। और पश्चिम में चूंकि दो सीमा में बढ़ जाते हैं, एक तो आपका तिब्बत की तरफ चल जाते हैं और दूसरा आपका जो बैक्टीरिया पार्थियन वाला पूरा क्षेत्र रहता है उस तरफ चले जाते हैं। और वही जो कि उन्हीं के एक शाखा जो है भारत की तरफ आती है जिन्होंने जो कुषाण वंश के नाम से यहाँ पे जानी जाती है और इन्हीं के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यूची जो थे वही कुषाण जो थे कुषाण शासकों का नाम था यूची और जिन्हें हम आपके अन्य नाम जो था तोखरी नाम से जानते हैं। ये एक यायावर जनजाति थी जो पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ठीक है, बिना बेगार का किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने। तो देखिए यूपीपीसीएस प्री 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और बात करें जो सुदर्शन झील के बारे में तो जिसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और इनके जो गवर्नर थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य जो कि आपके सौराष्ट्र गवर्नर थे उन्हीं के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और फिर उसके बाद उसका अशोक के द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई थी जिनके जो गवर्नर थे तुषार के द्वारा। और रुद्रदामन के द्वारा जो है उनके जो गवर्नर थे सुविशाख। ठीक है, सुविशाख थे। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। सुविशाख के द्वारा इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था। 4 शासक जो थे सुदर्शन झील से जुड़े हुए थे, एक तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका अशोक, तीसरा आपके रुद्रदामन और चौथे आपके स्कंदगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे क्षेत्र था? ये आपका जो आपका गिरनार वाले क्षेत्र में था सुदर्शन झील जो था। और वहीं के शासक आपके रुद्रदामन प्रथम थे। और ये हमें जानकारी किससे मिलती है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि सुदर्शन झील से संबंधित जितने भी जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक। ठीक है, रुद्रदामक शब्द का क्या अर्थ है? अभी ऐसा नहीं रुद्रदामन समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, रुद्रदामक क्या है, उसका अर्थ क्या है? एक शक द्वारा चलाया गया सिक्का, रुद्रदामन द्वारा निर्मित तगाड़, रुद्राक्ष मानकों की माला, एक शिव मंदिर। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? रुद्रदामक का अर्थ हो गया एक शक द्वारा चलाया गया सिक्का। ठीक है, सिक्का जो था वो उसका तात्पर्य हो गया रुद्रदामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था। ठीक है, जो शक थे उनके जो प्रशासन का एक अधिकारी होता था, क्या होता था? छत्र, अमात्य, वजीर, छत्रपति। तो देखा जाए जो शकों के प्रशासन का जो उच्च अधिकारी होता था वो होता था आपका छत्रप। फ्रेंड, छत्र प्रणाली की शुरुआत करने वाले जो थे वो शक ही थे। और शक के ये जो छत्र प्रणाली थी ये 2 भागों में बटी थी। भारत में देखेंगे तो एक उत्तरी छत्रप थी और दूसरा आपका दक्षिणी छत्रप थी, पश्चिमी छत्रप। तो उत्तरी जो छत्रप थे उसमें देखा जाए तो तक्षशिला और मथुरा वाले क्षेत्र सम्मिलित थे। और आपके जो पश्चिमी छत्रप थे उसमें
नासिक और उज्जैन जो थे क्षेत्र थे ये आपके शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, छत्र प्रणाली की शुरुआत किसने किया? शकों ने किया। और भारत में ये जो छत्र प्रणाली थी 2 भागों में विभाजित थी। उत्तरी छत्र जिसके अंतर्गत आपका तक्षशिला और मथुरा क्षेत्र शामिल था, और एक आपका पश्चिमी छत्र जिसके अंतर्गत नासिक और उज्जैन क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीन भारत के प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। ठीक है, पाणिनि और पतंजलि ये किस राजवंश के समय में वह फले फूले? ठीक है, ये किस राजवंश से संबंधित है या किसके दरबार में रहे होंगे, ये पूछ रहा है। तो पाणिनि और पतंजलि। तो देखिए हमारा विकल्प क्या है? पुष्यभूत, कुषाण, शुंग, गुप्त। तो बताइए आंसर क्या है आपका? यहाँ पे हो जाएगा, ये है पुष्यभूति। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुष्यभूति होना चाहिए। इन्हीं के दरबार से पाणिनि और पतंजलि, पाणिनि ने जिन्होंने व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम था अष्टाध्यायी की रचना किया था, और उस पर देखा जाए जो टीका लिखा था वो पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखा था। किसके ऊपर? पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना, हमें सही युग्म को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। सही युग्म को देखना है। तो देखिए पहला हमारा क्या है? पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि, कनिष्क, नागसेन, मिनांडर, अश्वघोष, चंद्रगुप्त प्रथम, हरिसेन। तो देखा जाए जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? आंसर जो आपका पहला विकल्प है वो सही, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में कौन थे? पतंजलि। और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। किसके ऊपर इन्होंने टीका लिखा था? पाणिनि के अष्टाध्यायी पे इन्होंने टीका लिखा था। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सही। बाकी अन्य विकल्पों की अगर बात करें तो देखा जाए कनिष्क के दरबार से संबंधित कौन था फ्रेंड? अश्वघोष। ठीक है, और बात करें मिनांडर, तो मिनांडर जो थे आपका मिनांडर के साथ नागसेन का था। नागसेन इनके दरबार में थे। नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, और ये मिनांडर जो थे बहुत नागसेन से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं मिनांडर, जो कि इन्होंने अपना हिंद यवन शासक थे मिनांडर, ये भी ध्यान रखिएगा, हिंद यवन शासक मिनांडर थे। और ये नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और इन्होंने फिर अपना बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और इनकी जो इन्होंने नागसेन ने जिस पुस्तक की रचना की थी उसका क्या नाम था? मिलिंद पन्नो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद उनसे प्रश्न करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और नागसेन उनके उत्तर देते जाते हैं, लगातार उत्तर देते चलते हैं। और मिनांडर जो है इतने प्रभावित हो जाते हैं उनके उत्तरों से कि उन्होंने अपना बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो क्या था वो पुस्तक? मिलिंद पन्नो। बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, हरिसेन। तो फ्रेंड हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के समय थे। हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त प्रशस्ति का आपका वो किया गया था, रचना किया गया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके बाद जो आते हैं आपके समुद्रगुप्त, उन्हीं के समय हरिसेन थे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो आज हमने मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए 35 क्वेश्चंस को देखा। फिर नेक्स्ट पार्ट में इससे जुड़े हुए अन्य क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ से, क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।